नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जनवरी महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड वीक के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 57 क्वेश्चन हमने देखे थे। 58 नंबर क्वेश्चन से ये क्रम आज का स्टार्ट होगा और 51 क्वेश्चन इस सप्ताह में निकले हैं, तो उनको हम पूरा डिस्कस करके कवर करेंगे। और ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कोई फालतू प्रश्न यहाँ पर हमने नहीं रखा है। चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। उसके पहले मैं एक जानकारी आपको अपनी टीम की तरफ से देना चाहता हूं। अगर आप यूपी पीएससी में बीओ आरओ या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खास करके यूपी पीसीएस के लिए एक जुनून बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जुनून बैच जो हमारा है, इसमें आपको क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, पूरा गाइडेंस दिया जाएगा स्ट्रेटजी के साथ। ये आपकी तैयारी होगी। अगर आप चाहते हैं व्यवस्थित तैयारी करना, कम समय में इफेक्टिव पढ़ाई करना, फालतू के मटेरियल से बचना, बहुत ज़्यादा मटेरियल में उलझ जाने से आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, तो आप हमको मैसेज करिए 6307281212 या 7408281211 पे, और हम आपको डिटेल भेजेंगे। अगर आपको ये लगता है कि ज्वाइन करने योग्य है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा आपको सपोर्ट भी मिलेगा, कोई भी डाउट होगा, डाउट सेशन भी हम करेंगे। 3 से 4 घंटे, 4 घंटे के आसपास की डेली कक्षाएं रहेंगी और इसको हम 3 महीने के अंदर यानी कि 100 दिन के आसपास कवर करके और टेस्ट भी साथ साथ में करते चलेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल होते हैं और ये 5वां संस्करण है इसका। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? कमेंट करके जरा बताइएगा। 5वां संस्करण इसका है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण, और ये संस्करण किस सन का? 2022 का संस्करण है। इसको अगर वैसे लिखेंगे तो 2022 का संस्करण इसको बोलेंगे। तो इसकी मेजबानी कौन सा प्रदेश कर रहा है? कभी कोई प्रदेश करता है, कभी कोई प्रदेश करता है, तो इस बार इसकी मेजबानी कौन सा प्रदेश कर रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसका सही से उत्तर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसकी मेजबानी कर रहा है और इसका शुभंकर, मसाल, गान, हर बार जब गेम होते हैं तो इसका शुभंकर रखा जाता है, मसाल होती है, इसका एक गीत, एक गान रखा जाता है। तो उसका उद्घाटन अभी किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसका अनावरण किया है। और चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जून 2022 में आयोजित हुआ था। कोरोना के कारण क्योंकि डिस्टरबेंस हुआ था बीच में बहुत सारे आयोजनों में, इसमें भी हुआ था। और ये भोपाल के विभिन्न शहरों में आयोजन इनका किया जाएगा। और वाटर स्पोर्ट्स, काइनिंग, तलवारबाजी इस संस्करण में पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। वाटर स्पोर्ट जिसको काइकिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काइकिंग, कैनोइंग, और साथ में कैनोइंग और तलवारबाजी, ये इस बार की प्रतियोगिताएं हैं जो नई जुड़ रही हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी ने अभी अगले अध्यक्ष के रूप में जो चुनाव हुआ उसमें विजय दर्ज की है। और 160 साल से सबसे लंबी, मतलब एक आप मान के चलिए कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो प्रक्रिया है वो 160 साल में सबसे लंबी होने के बाद उनको चुना गया, ये रिकॉर्ड बना है। ये पेपर में यही हेडलाइन निकली थी। और मैकार्थी को 216 वोट मिले और वाशिंगटन के शीर्ष लेजिस्लेटर के रूप में उनको चुना गया, जो हाउस बिजनेस की अध्यक्षता करते हैं। तो बस इतना आप याद रखिएगा, चर्चा में रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है। केविन मैकार्थी का नाम, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अभी तक नैन्सी पेलोसी थी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, है ना, और उनका स्थान इन्होंने लिया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के तौर पे नैन्सी पेलोसी का स्थान इन्होंने लिया है। तो एक नाम ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ये एक फेरबदल है जो वैश्विक स्तर पे आपको नजर आ रहा है। भारत ऐसा करने वाला देश बना है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पहली बार जापान को इसने पीछे छोड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। जो ऑटो की बिक्री रही है पिछले सालों में भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जापान से ये आगे निकल गया है। वैसे प्रथम स्थान पे अगर देखा जाए
तो पहले यूएसए हुआ करता था। 2006 में पहले सेकंड स्थान पे जापान था, फर्स्ट स्थान पे यूएसए था। 2006 में सेकंड स्थान पे चाइना आ गया, लेकिन 2009 आते आते चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो चाइना प्रथम स्थान पे है, चाइना के बाद में आपका यूएसए आता है, और यूएसए के बाद में तीसरा आपका इंडिया हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे ये जापान हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे कौन सा कंट्री? जापान हो जाएगा। यही तो इंडिया इसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ी है, तो इंडिया के जस्ट पीछे यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्व युगल विश्व नंबर 1 सानिया मिर्जा ने किस टेनिस चैंपियनशिप के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है कि उसके बाद वो सेवानिवृत्ति ले लेंगी, रिटायरमेंट ले लेंगी और वो नहीं खेलेंगी? तो सानिया मिर्जा दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद संन्यास लेंगी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 जो होने वाली है उसके बाद ये संन्यास ले लेंगी। 2005 में हैदराबाद में WTA एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, पहली भारतीय। तब से उनका रिकॉर्ड बहुत बार करा है। 2007 में शीर्ष 30 में भी इन्होंने प्रवेश किया। अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग अगर पूछ ली जाए तो इसको आप कह सकते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो 27वीं रैंकिंग इनकी रही है, 27वीं रैंकिंग इनकी रही है, ठीक है। और वह एकल में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय है। वैसे युगल में तो नंबर 1 रही है, लेकिन एकल में देखा जाए तो शीर्ष स्थान जो 100 में मिला है उसमें एकमात्र भारतीय है। जब कोई रिटायरमेंट लेता है, चर्चा में रहता है, तो ऐसे प्रश्न उसके बारे में पूछ लिए जाते हैं, उसके इतिहास से, उसके रिकॉर्ड से। 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। तो यूपी भी इसमें ऐड होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसका आयोजन कहाँ पे होगा। तो इसका आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 to 12 फरवरी ये आयोजन होगा, 2023 की ही बात है। और G20 समिट से पहले उत्तर प्रदेश में ये एक महत्वपूर्ण एक आयोजन होने जा रहा है। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान भी यहाँ पर शुरू किया गया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट के पहले ये तैयारी करने के क्रम में यूपी ग्लोबल सिटी अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है। तो अगर यूपी ग्लोबल सिटी अभियान आपसे पूछा जाता है तो आप ये बता देंगे। और स्वच्छ ढाबा अभियान भी यहाँ पे चल रहा है। होटल, रेस्तरां, ढाबा ये सब साफ सुथरे मिले। मान लो कोई बाहर से आ रहा है और वो उसका मन है कि ढाबे पे खाना खाना है, तो अचानक अगर कहीं पे कोई गाड़ी मोड़ दे तो ऐसा ना लगे कि अरे इतनी कितनी गंदी जगह आ गए, है ना। यूपी को ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन में आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ यहाँ पे मीटिंग्स होने की संभावना है। तो इन शहरों को दुरुस्त किया जा रहा है, और ऊपर से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है, तो इस कारण से भी यूपी को एक ब्रांड बनाने के लिए, और लक्ष्य है ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो ये सारे लक्ष्य पूरे हो पाए इसलिए तैयारियां चल रही हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत द्वारा की गई, इसका विषय क्या था? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत करेगा। अभी तो न्यूज ये है कि भारत करेगा, लेकिन जब ये न्यूज आई थी तो आई थी 12 और 13 जनवरी के लिए, तो वो तो डेट बीत गई, इसीलिए प्रश्न बनाया गया है कि इसने किया, ठीक है। तो 12-13 जनवरी को वर्चुअली इसकी अध्यक्षता की है। आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज, ये दोनों इसके थीम में था, इसके विषय में था। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किया गया, इसका मुख्य विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। पतंगबाज लोग होते हैं, सारा काम छोड़ के दिन भर पतंग उड़ाते हैं। कई बार इस पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं, और पतंग उड़ाने के लिए जो चाइनीज़ मांझा का इस्तेमाल किया जाता है उससे कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं। पंछियों के लिए भी वो खतरनाक होता है। लेकिन पतंग बाजी जब होने लगती है तो लोग सब कुछ छोड़ के पतंग उड़ाते हैं। खिचड़ी के आसपास पतंगबाजी बहुत ज़्यादा होती है। और भारत में पतंग लाने के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन लेके आया था, तो 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान और ह्वेनसांग, इन्हीं को जिम्मेदार माना जाता है। ये पतंगबाज लोग, इन्हीं की पूजा इनको करनी चाहिए। खैर, पतंगबाजों को ये पता ही नहीं होगा कि फाहियान और ह्वेनसांग लेके इसको आए थे। पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भारत में जब आयोजित हुआ था तो ये 1989 की बात है। 1989 में पहला पतंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था अहमदाबाद में।
इसका आयोजन 1989 में पहला फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो अहमदाबाद में हुआ था। हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप में सम्मानित किए गए हैं। तो इनका नाम मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 जनवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इनको ये सम्मान दिया गया है और चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो 50वें, ये ध्यान रखिएगा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनको पदोन्नत किया गया था। अयोध्या का जो भूमि विवाद था, निजता का अधिकार वाला जो मामला था, व्यभिचार का मामला, गर्भपात पर फैसले, इन सारी चीज़ों में, महत्वपूर्ण फैसलों में इनका योगदान रहा है। ये जो जैसे जो जजों की टीम रही है उसमें ये हमेशा शामिल रहे हैं। मतलब ये जो मुद्दे रहे इनमें। बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट भारत की किस स्क्वैश खिलाड़ी ने जीता है? इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ये 14 साल की हैं और फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेम इनको हराया है और ये है अनाहत सिंह। स्क्वैश टूर्नामेंट अंडर 15 में इन्होंने जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, भूलिएगा नहीं। 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। 88 साल के ये थे। कितनी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य 6 बार रह चुके हैं, रिकॉर्ड 6 बार। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनता पार्टी के शासन के दौरान 1977 से 1979 तक राज्य में संस्थागत वित्त और बिक्री करके कैबिनेट मंत्री भी ये रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया 2014 से 2019 के मध्य में, और वरिष्ठ वकील भी थे। इनके बारे में जिनको भी पता होगा, ये वरिष्ठ वकील भी थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत भी करते थे। बिहार, मेघालय और मिजोरम के अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले राज्यपाल के तौर पर भी इन्होंने काम किया। कौन सी जिला अदालत महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला अदालत है और महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट बनी है, यह है उस्मानाबाद जिला अदालत। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस्मानाबाद जिला अदालत में जितने भी कामकाज हैं ई प्रणाली में अब किए जाएंगे और पहली अदालत है पूरे महाराष्ट्र की जहां पर इसको शुरू किया गया है। और कोर्ट में लाइब्रेरी को भी डिजिटली मोड में तब्दील कर दिया गया है। धीरे धीरे अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा, फिर देश के लिए भी ये नजीर पेश करेंगे। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की घोषणा किस बजट वर्ष में की गई है? आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी ब्लॉक लेवल का खंड स्तर का जो कार्यक्रम है उसको किस केंद्रीय बजट के अंतर्गत घोषित किया गया था? तो ये 2022-23 का जो केंद्रीय बजट था उसी के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी। प्रारंभ में 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी 500 जिलों को इसमें कवर करने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ से 6 राज्यों से, ये जिले नहीं, यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए, इतने ब्लॉक शुरू में कवर किए जाएंगे 6 राज्यों से, जिसमें यूपी भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। और बाद में जब ये सफल हो जाएगा या पायलट प्रोजेक्ट इसका अच्छा रहेगा तो धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा, अन्य जिलों में, जिले के ब्लॉक स्तर पे। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम होता है वो किस लिए होता है? जो अविकसित जिले हैं, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट होने में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ की स्ट्रेंथ को देख के, वहाँ की ताकत को देख के उस पर फोकस किया जाता है और उसमें जितने भी सुधार हो सकते हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वहाँ पे हेल्थ की बात हो, ये बेसिक फीचर्स हैं। इनको अगर ये फंडामेंटल, ये एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ये मूलभूत सुविधाएं सही हो जाए तो सुधार हो जाए, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे ब्लॉक लेवल पे भी जब ब्लॉक स्तर पर योजना चलाई जाएगी तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल का विकास निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये डेवलप किया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखते हैं, बड़े दुर्गम स्थल जहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पे हमारी सेना को रहना होता है, वहाँ पे ठंडे जगहों पे रहना होता है, रूम हीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो रूम हीटर बहुत ऊंचाई पे जो शिविर, वहाँ रूम को गर्म रखने के लिए, जैसे कि थोड़ी देर सो सकें, सही से रह सकें, तो सुपीरियर कैरोसिन का इस्तेमाल, कैरोसिन तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको डेवलप करने का अभी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जिम्मा लिया है कि हम इसको डेवलप इन्होंने किया है और ये उत्पादन करके आपूर्ति करने का जिम्मा इन्होंने लिया है। ऐसा आपका ये डेवलप तो ये कर ही दिए हैं, ठीक है।
तो ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम याद रखिएगा। 7 जनवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसे चयनकर्ताओं के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा को पुनर्नियुक्ति दी गई है। बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति जो है उसके पुनः ये अध्यक्ष बन गए हैं। पहले अध्यक्ष थे जो सीनियर पुरुष चयन समिति है उसके, और फिर से इनको अध्यक्ष उसका बना दिया गया है। 9 जनवरी को प्रोफेसर रहमान राही का श्रीनगर में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2007 में उनका एक संग्रह है सियाह रुद ए जैरैन मंज, जिसको हिंदी में कहते हैं काली बारिश में, इसके लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो पुरस्कार दिया गया था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था। छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है, बड़ा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कश्मीर के थे, मशहूर शायर के तौर पे इनको जाना जाता है, अब्दुल रहमान राही। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था और कई कविता संग्रह भी उन्होंने लिखे हैं। 1961 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी भी पा चुके हैं 1961 में। और ये जो पुरस्कार है इनको कब दिया गया था? 2007 में ज्ञानपीठ इनको दिया गया था। अभी इनकी डेथ हुई है, इसलिए ये हो सकता है कहीं पूछे जाए। पद्मश्री भी इनको दिया जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? कौन बन सकता है? जिस राज्य में और सारे काम हो गए होंगे तो वो आगे के विकास के बारे में सोचेगा। केरल ऐसा राज्य है, पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य ये बन गया है। केरल में जितने भी काम है पेपरलेस, अब सब कुछ डिजिटली किया जाएगा। बैंकिंग सेवा में पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला ये पहला राज्य है पूरे भारत का। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? सीएम का नाम तो आपको पता होना चाहिए ना, विजयन, पिनारई विजयन इनका नाम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनारई विजयन। तो उन्होंने इसको घोषित किया कि हमारा जो राज्य है अब पेपरलेस बैंकिंग में पूरे राज्य को कवर कर लिया है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। G20 की वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक 9 जनवरी को कोलकाता में शुरू की गई। इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका विषय है वसुधैव कुटुंबकम। इस बार का जो G20 का वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी, इसकी जो बैठक हो रही, तो उसकी जो थीम, उसके जो सब्जेक्ट, विषय की बात है तो वो वसुधैव कुटुंबकम है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब रोड वगैरह पे निकला करिए और कहीं पे आप मान लीजिए खड़े हैं, गाड़ी चलाते में ऐसा मत कीजिएगा, तो इधर उधर आपको बैनर, पोस्टर, होल्डिंग्स लगे मिलेंगे, डिस्प्ले होता रहता है, वहां पे देखेंगे तो आपको G20 के बारे में जब आएगा तो वसुधैव कुटुंबकम भी लिखा उसमें आता है। ठीक है। और ये जो G20 का भारत को इस बार का दिया गया है जिम्मा, तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ बस दे दिया गया, यहाँ पे हो जाएगा। भाई जिसके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वही तो कर पाएगा, है ना। तो G20 जो देश हैं वो मतलब इच्छुक गैर G20 देशों और प्रासंगिक हितधारकों के लिए वित्तीय जो समावेशन है उस पर काम को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के तौर पर ये काम करते हैं। तो इस तरीके से जब बीच बीच में बैठक्स होती रहती हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बातचीत जो निकल के सामने आती है तो एक सही ट्रैक, एक सही दिशा मिलती है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 का आयोजन स्थल क्या? फरवरी 2023 में इसका आयोजन होना है, और है ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। कहाँ पर होगा? तो फिजी में एक स्थान पड़ता है नाडी, वहां पर यह होगा। 1975 में, यहाँ पे जो नागपुर दिया है, नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। तो ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। ठीक है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार हिंदी जो बोली गई थी 1949 में बोली गई थी, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी एक फैक्ट है इससे रिलेटेड, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और जो 10 जनवरी है ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में कहाँ पे आयोजित होगा? नाडी, फिजी में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बहुत मुश्किल है ये प्रश्न पूछा जाना, सुमेलित करने में पूछा जा सकता है कई नाम देके, तो सुरेंद्र चावला का नाम ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 50 वर्षों में पहली बार रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला C2022E3 ZTF क्या है? तो ZTF जो ये है C2022E3, ये एक धूमकेतु है। 50,000 वर्षों में पहली बार ये दिखा है।
50,000 वर्ष में, मतलब ये इतनी जल्दी नहीं दिखता है। ठीक है, तो धूमकेतु क्या होते हैं? ये सूर्य के चारों तरफ ये भी चक्कर लगाते हैं, अंडाकार कक्षाओं में चलते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर उनकी जो परिक्रमा की अवधि है वो आमतौर पर बड़ी लंबी होती है, तो तभी तो 50,000 वर्षों के बाद ये दिख रहा है। और इसकी जो पूंछ होती है, ये माना जाता है, मान लीजिए कि ये सूरज है तो ये धूमकेतु, तो इसकी पूंछ जो है वो सूर्य की तरफ होती है। परिक्रमा तो कर रहे हैं और ये लंबा पथ होता है, इसलिए समय इनको ज़्यादा लगता है। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अंबेडकर ये लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर ये लाइव पुस्तक, अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन है: चेतन भगत, दीप्ति नवल, शशि थरूर, साहिल सेठी। तो शशि थरूर की ये पुस्तक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर की जीवनी है ये, और इसको कोलकाता कार्यक्रम का आयोजन प्रभा खेतान फाउंडेशन एक है, उसके द्वारा किया गया था। वहीं पे ये अंबेडकर ये लाइव पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। किताब प्रभा खेतान फाउंडेशन एक सिग्नेचर इवेंट है जहाँ पर ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। लेखक, कवि, बुद्धिजीवी, विचारक ये सब अपनी पुस्तक लॉन्च करने के लिए एक मंच के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मंच ये प्रदान करता है किताब प्रभा खेतान फाउंडेशन। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 5 भारतीय फिल्मों को नामित किया गया। नीचे दिए गए नामों में से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR, RRR, पुष्पा, छेलो सो, कांतारा। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए जो 5 भारतीय फिल्में शॉर्ट लिस्टेड की गई थी, उसमें कांतारा, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, छेलो सो ये थी। इसमें एक पुष्पा दिया हुआ है, पुष्पा इसमें नहीं शामिल थी। तो 1 2 4 5 क्या होगा? 1 2 4 5 ये शामिल हो जाएगा। और कौन शामिल नहीं है? तो केवल 3, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो पुष्पा इसमें शामिल नहीं थी। और इसको अभी पुरस्कार मिल भी गया है, किसके? इसके नाटू नाटू गाने को। भारत के किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम को औपचारिक रूप देने के लिए हस्ताक्षर किए? तो भारत ने ये यूनाइटेड किंगडम के साथ किए हैं। यूनाइटेड किंगडम और भारत के रिश्ते आप देख रहे हैं दिनों दिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। और यंग प्रोफेशनल स्कीम को औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित इन्होंने किया है, पत्रों का आदान प्रदान भी इन्होंने किया है, दोनों देशों ने। बस इतना इसके बारे में बहुत है। और ये पहली बार है कि ब्रिटेन के साथ भारत जैसे वीजा राष्ट्रीय देश होने के बावजूद भी ऐसे समझौते ब्रिटेन कर रहा है। नहीं तो ये जो मतलब ऐसे समझौते ये बड़े अचीवमेंट होते हैं। ठीक है, तो वीजा राष्ट्रीय देश है भारत का संबंध जो उसके साथ है, और ये ऐसे देशों के साथ अभी तक नहीं कर रहा था, लेकिन भारत के साथ कर रहा है, यानी कि उसको तवज्जो दे रहा है, महत्व दे रहा है। 3,000 व्यक्तियों के लिए वीजा विनिमय की अनुमति भी इस योजना के तहत मिल जाएगी। ये सारी इंपॉर्टेंस है। भारत का कौन सा राज्य 13 जनवरी से 29 जनवरी तक FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के 15वें संस्करण की मेजबानी करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FIH पुरुष हॉकी विश्व हॉकी कप है 15वां संस्करण, तो ये करेगा मेजबानी ओडिशा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्करण कौन सा है? 15वां। और ये 13 से 29 जनवरी तक उड़ीसा में आयोजन इसका हो रहा है, 13 से 29 जनवरी। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2023। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत होगी? NSO ने ये आंकड़े जारी किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 23-24 में ये भारत की GDP वृद्धि दर 7% होगी। कितनी? 7% होगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। NSO का वृद्धि जो अनुमान है RBI और वर्ल्ड बैंक के अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा है, 7%, क्योंकि RBI ने जो रखा है वो 6.8% रखा है, वर्ल्ड बैंक ने जो रखा है 6.9% रखा है, NSO ने जो रखा है वो 7% कर दिया है। तो 6.8, 6.9 और इसका 7%, ये RBI का है। ठीक है, ये जो 7% है ये NSO का है और ये वर्ल्ड बैंक का है। ये ऐसे बढ़ता चला गया है, तो ये सबसे ज्यादा इसी ने रखा है इन तीनों में। जनवरी 2023 में RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल केंद्र द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? जब एक्सटेंशन की दिया जाता है, किसी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो पूछा जाता है, और ये है माइकल पात्रा। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 15 जनवरी 2023 से
डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा को एक और वर्ष के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्ति दी जाती है। वैसे एक ऑर्डर केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। और डिप्टी गवर्नर के पद पे प्रोन्नत होने से पहले वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत थे। तो अगर पूछ लिया जाए ये किस बैंक से संबंधित थे, पहले ये कहाँ पे काम करते थे, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKAY के संबंध में सही कथन पहचानिए। ये योजना जो है ये 1 जनवरी 2023 से इसका क्रियान्वयन शुरू किया गया है। सही स्टेटमेंट है ये। और PMJKAY में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की 2 सब्सिडी योजनाएं समाहित हैं। 2 सब्सिडी योजनाएं जो समाहित की गई हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो ये FCI को खाद्य सब्सिडी और NFSA के तहत राज्यों को जो मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटने वाली जो विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली है, उन दोनों को इसमें मर्ज कर दिया गया है। उसके तहत जो खाद्य सब्सिडी दी जाती है उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही मर्ज कर दिया गया है। तो कितनी? 2 सब्सिडी योजनाएं, यानी कि उस पे जो सब्सिडी दी जाती है वो जो विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली है वो, और साथ में ये जो मुफ्त अनाज जो बांटा जाता है वो जो खरीद प्रणाली है, दोनों को मर्ज करके इसको बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिवॉल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है संजीव सान्याल ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका विमोचन किया है अमित शाह जी ने। अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इसका विमोचन किया है। संजीव सान्याल के बारे में अगर बात करें तो ये एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, लेखक अर्थशास्त्री हैं और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीएम की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके सदस्य भी ये हैं। इन्होंने इसमें लिखा है कि अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी मानसिकता बनी रही यहाँ पर, और ये पुस्तक जो है उस भ्रम को दूर करने में मदद करेगी कि ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन मानसिकता वही बनी रही, तो ऐसा भ्रम है, ऐसा लोगों की सोच है, ये पुस्तक ऐसा कहती है। एलन क्लाउड बिलीबॉयनेज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एलन क्लाउड बिलीबॉयनेज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये देश है गायवन। कौन सा देश है? गायवन के प्रधानमंत्री ये बने हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गायवन के प्रधानमंत्री ये बने हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो अशोका रामपोडा है ये गायवन की पहली महिला उप मंत्री बनी है ना, पहली महिला उप मंत्री इनको बनाया गया है। तो दोनों चीजें ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई महिला कहीं पे पहली बार पद पे बैठती है तो वो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इन पे प्रश्न भले ही नहीं बनाया गया है लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, है ना। इनका नाम क्या है? अशोका रामपोडा। अशोका रामपोडा। तो अशोका रामपोडा ये नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ये गायवन की पहली महिला उपराष्ट्रपति, मंत्री में बोल गया था क्या, उपराष्ट्रपति ये बनी है। और ये प्रधानमंत्री बने हैं एलन क्लाउड बिलीबॉयनेज। 10 जनवरी को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 2023 का ये इंडेक्स है, 10 जनवरी को जारी किया गया है। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो परीक्षा जब आप दे रहे हैं तो उसके पहले कब का जारी है वो आप देखिए, जो लेटेस्ट जारी है वो पूछा जा रहा है या पहले का। तो नॉर्मली ये दे भी दिया जाता है, 10 जनवरी अगर नहीं देगा तो जनवरी तो दे ही देगा। तो ये भारत 85वें स्थान पर रहा, 85th इसकी रैंक रही है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सबसे ऊपर रहा, यानी कि सबसे जो मजबूत पासपोर्ट है वो जापानियों का है, जो जापानीज लोग हैं उनका पासपोर्ट। और दुनिया भर में उन सब गंतव्यों में वीजा मुक्त पहुंच भारत की होगी 85वें स्थान के साथ। 59 देशों में ये पासपोर्ट लेके लोग जा सकते हैं। और जापान के नागरिक तो 193 देशों में जा सकते हैं, 193 देशों में।
ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी द्वितीय के संदर्भ में सत्यकथन आपको पहचानना है। 10 जनवरी को डीआरडीओ के द्वारा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यहीं से किया ही जाता है, ये सही है। और ये सतह से वायु में मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए, सतह से वायु में मार करने वाली है या सतह से सतह पे मार करने वाली है, क्या है? तो ये सरफेस टू सरफेस है, सतह से सतह पे मार करने वाली। पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में घरेलू सरजमी पर सचिन तेंदुलकर के 20 वनडे शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी किस खिलाड़ी ने की? और ये है विराट कोहली। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा डिटेल में यहां पर बात करेंगे। कोहली सभी प्रारूपों में अभी तक जो तेंदुलकर के 100 शतक हैं उनके बाद में शतक अगर देखा जाए तो 73 शतक के साथ दूसरे स्थान पे है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। 45 वनडे शतक हैं, 27 इनके टेस्ट शतक हैं और एक T20 शतक इसमें शामिल है। तो 73, 27 और 45, 45, 27 और एक, ये 73 हो जाते हैं। तेंदुलकर के 8 की तुलना में विराट कोहली के श्रीलंका के खिलाफ कितने शतक हैं? तो श्रीलंका के खिलाफ कोहली ने जो लगाए हैं वो 9 शतक लगाए हैं और तेंदुलकर ने 8 शतक लगाए हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने में तेंदुलकर के रिकॉर्ड को कोहली ने 9 शतक लगा के ये तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न हो सकता है आपसे बन जाए, पूछ ले। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ है जयपुर में। जयपुर पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान की जो राजधानी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति महोदय वहां पे गए थे, पेपर में उनकी फोटो के साथ ये निकला था, वहां पे संबोधन कर रहे थे। और ये जो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। सदन की कार्यवाही के संचालन में जो भी जिम्मेदार वहां पे जो संचालन कर रहा है उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। जो पीठासीन होता है, सभापति और उपसभापति राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। अगर आपके दिमाग में आता है कि पीठासीन अधिकारी होते कौन है, तो यही लोग हैं पीठासीन अधिकारी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास अपनी यात्रा कहां से शुरू करेगी? दुनिया की सबसे लंबी ये रिवर क्रूज है और ये अपनी यात्रा शुरू करेगी वाराणसी से। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 13 जनवरी को गंगा विलास लग्जरी क्रूज प्रधानमंत्री के द्वारा झंडी दिखा के शुरू कर दी गई है। तो दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज है, इसका नाम है MV गंगा विलास। वाराणसी से शुरू करेगी अपनी यात्रा। 51 दिनों के समय में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ में जाके ये अपनी यात्रा समाप्त करेगी। कहां पर? डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहां पर पड़ता है? असम में। और ये 27 नदी प्रणालियों को पार करेगी। जो रिवर सिस्टम है 27, उनको पार करके जाएगी। लग्जरी सुविधाएं होंगी, 36 पर्यटकों की क्षमता होगी, 18 स्वीट इसमें है। स्विट्जरलैंड से 32 पर्यटक पूरी यात्रा पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार और ये बैठकर इस पर यात्रा करेंगे। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश की आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और रिलीजन, अध्यात्म, इन सब चीज़ों को समझने में यहाँ पर मदद मिलेगी। इसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी। 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव की थीम क्या है? तो इस महोत्सव की थीम याद कर लीजिए, युवा महोत्सव है, 26वां युवा महोत्सव है। 12 जनवरी को ये युवा महोत्सव मनाया ही जाता है और कर्नाटक के हुबली में है। विकसित युवा और विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस और इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। अगला प्रश्न है, हिमालय फ्रंटियर में लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में सुधार के लिए किस संस्थान ने एक UAV विकसित किया है? तो ये संस्थान कौन सा है, बस इतना आपको जानना है। ये है DRDO। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, DRDO, इसरो, दोनों ने मिलके IIT का नाम दे दिया जाता है। बहुत सारे IITs हैं, IITs का नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, DRDO ने किया है।
किस भारतीय अमेरिकी को जनवरी 2023 में नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया, है ना, नियुक्त किया गया है? ये किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? तो ये है AC चरड़िया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं ये। नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त इनको किया गया है। भारतीय मूल के हैं, इस कारण से इनका नाम इंपॉर्टेंट है। सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो सहर्ष पहल यूपी में नहीं शुरू की गई है, नई दिल्ली में भी नहीं शुरू की गई है, ये शुरू की गई है त्रिपुरा में। यहाँ पे खैर यूपी दिया भी नहीं है, लेकिन यूपी दिया होता तो आप लोग सोचते कि सहर्ष पहल यहीं शुरू हुई होगी, इसलिए पूछा जा रहा है। तो सहर्ष पहल ये त्रिपुरा में शुरू की गई है। 40 स्कूलों में अभी इसको सबसे पहले शुरुआती दौर में इसको शुरू किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट द्वारा जारी एक 18वें विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जोखिम रिपोर्ट द्वारा जारी 18वें संस्करण में गंभीरता के आधार पर सभी वैश्विक जोखिमों में पहले स्थान पर किसे रखा है? जो वैश्विक स्तर के जोखिम है उसमें सबसे पहले स्थान पे तो जीवन यापन की लागत को रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि जो जीवन यापन की लागत है वो सबसे बड़ा जोखिम है। अगर बताइए जीवन यापन किसी का ना हो पाए, उसकी जो लागत है उतना वो ना कमा पाए, तो कितनी समस्या हो जाएगी। इस तरीके से इसको सोचिए। और जब रूस यूक्रेन जैसे संकट होते हैं, कोरोना महामारी आती है ना, तो ऐसी समस्याओं के अंतर्गत जीवन यापन करना भी सबसे मुश्किल होता है। भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 13वीं बैठक TPF, 13वीं बैठक यानी कि व्यापार नीति फोरम, ट्रेड पॉलिसी फोरम जो है उसकी 13वीं बैठक 11 जनवरी 2023 को आयोजित की गई। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये इंडिया में नहीं हुई है, ये वाशिंगटन DC में हुई है। कहाँ पर हुई है? वाशिंगटन DC में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत ने एक वर्ष में कितने मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया? कितने मिलियन टन यहाँ पर उत्पन्न होता है? बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कचरा भारत में बढ़ रहा है। 3.4 मिलियन टन भारत में प्लास्टिक कचरा हर साल उत्पन्न हो जाता है। केवल इसका 30% रिसाइकिल होता है। 30% रिसाइकिलिंग होने के बाद में बाकी 70% इधर उधर पड़ा रहता है, लैंडफिल किया जाता है, जलीय क्षेत्रों में डंप कर दिया जाता है ना, समुद्रों में डंप कर दिया जाता है। और ये हमारी फूड चेन में भी धीरे धीरे शामिल होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। केवल 30% रिसाइकिल हो पाता है। अगर स्टेट लेवल पे देखें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ये कचरा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद में सेकंड नंबर पर आता है गुजरात, और फिर सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर पर तमिलनाडु है। ये पूरे कुल प्लास्टिक कचरे का लगभग 38% यही 3 राज्य मिलकर उत्पादित कर देते हैं। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी है तो इसी से रिलेटेड होगी। नाम बस याद रखिए, कभी हो सकता है पूछ ले। बाकी कोई भी किताब जल्दी कोविड पे जो लिखी गई है पूछी नहीं गई है। किस राज्य के कब्रिस्तानों ने से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है? कौन से राज्य के ये कब्रिस्तान है? तो ये गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तान है, जहाँ पे 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कार कैसे थे इनका पता चला है। एक खुदाई हुई थी, उसमें मृत मनुष्यों को बाद की जीवन वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं इतिहास में। तो व्यक्तिगत कलाकृतियाँ, पवित्र जानवर, भोजन, पानी के बर्तन, ये सब वहाँ पे मिले हैं। कच्छ जिले में एक स्थान पड़ता है खटिया गांव, है ना, कच्छ जिले में जूना खटिया गांव है। तो वहाँ पर 2019 में ये खुदाई हुई थी। तो 2019 में खुदाई प्रारंभ हुई थी, अब जाके रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि ऐसा होता था। इतिहास में हम लोग तो खैर पढ़ते ही आए हैं। 500 कब्रों की संभावना वहाँ पर ऐसी मिली कि ऐसी चीज़ें वहाँ पे दफनाई हुई हैं उन कब्रों में। ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है, इसका नाम क्या है? भाई जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम है, जो एक्सोप्लैनेट खोजा गया है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है LHS 475b, LHS 475b। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 12 जनवरी को किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कोलकाता में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? कोलकाता में किया गया है। आरुष, सार्थक, कमला देवी। तो इसमें से सही नाम हो जाएगा कमला देवी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता में भारतीय तटरक्षक बल में इसको शामिल कर लिया गया। फास्ट पेट्रोल वेसल ये है, और इसका जो डिजाइन है और इसका जो निर्माण है वो गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये वहीं पे कोलकाता में है, उसी के द्वारा ये किया गया है। पूरे भारत में मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल त्योहार किस तिथि को मनाए जाते हैं? तो ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 14 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है। कहीं पर किसी नाम से, कहीं पर किसी नाम से जाना जाता है। असम में इसको भोगाली बिहू, माघ बिहू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी कहा जाता है, खिचड़ी मकर संक्रांति कहा जाता है। खिचड़ी संक्रांति भी बहुत सारे लोग कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसको माघ साजी कहा जाता है। केरल में मकर विलक्कू कहा जाता है। कर्नाटक में एक नाम है सुग्गी। खिचड़ी को कर्नाटक में सुग्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्गी, सुग्गा वाली सुग्गी, है ना। और कश्मीर में सिसुर संक्रांत कहा जाता है। संक्रांत, सिसुर संक्रांत, ये शब्द यूज किया जाता है, सिसुर संक्रांत। तो संक्रांति तो ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मकर संक्रांति ही इसको कहा जाता है। पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है ना। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन 5G सक्षम ड्रोन इसने विकसित किया है, तो उसका नाम क्या है? स्टार्टअप फर्म है आईजी ड्रोन, इसने एक 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। उस ड्रोन का नाम क्या है? तो उस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। इसका नाम है स्काई हॉक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 किलो का पेलोड ये लेके जा सकता है, 5 घंटे तक का ये उड़ान भर सकता है, 5 आवर का। और ये डेवलप किया गया है, एक स्टार्टअप फर्म है आईजी ड्रोन के द्वारा। नाम इसका स्काई हॉक है। दुर्लभ पृथ्वी धातु 17 तत्वों का एक समूह है। दुर्लभ पृथ्वी जो धातुएं होती हैं, जिनका बहुत मूल्य होता है, बहुत उपयोगी भी हैं, और अभी स्वीडन में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का भंडार मिला है। यूरोप का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा भंडार स्वीडन में पाया गया है। वैसे सबसे ज्यादा चाइना जो है ऐसे तत्वों की खोज करता है, और पूरे विश्व स्तर पे बाजार में सबसे महंगे दरों पे उसको बेचता भी है। लैंथेनम, सेरियम, प्रेजोडाइनियम, नियोडिनियम, प्रोथेथियम, ये सारे जो हैं, ये जो 17 तत्व हैं दुर्लभ पृथ्वी धातु जो हैं, उनमें ये सारे शामिल हैं। आपसे पूछा जा रहा है जिनमें कौन से शामिल है, तो उपयुक्त सभी शामिल है। इसके अलावा 12 और होते हैं। टेबरवियम होता है, डिस्प्रोसियम है, होल्मियम है, एर्बियम है, थ्यूलियम है, एटरबियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम, एट्रियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ये सब ऐसे जो नाम आएंगे ये दुर्लभ तत्व हैं। अब जैसे रूमेटाइट होता है, रूमेटाइट जो है ये गठिया और कैंसर के उपचार के लिए दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जेट इंजन टरबाइन, ड्रोन में, अंतरिक्ष शटल पुर्जों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और ये जैसे दुर्लभ सामग्री जो है ये पवन टरबाइन मोटर्स में भी, जैसे निमोडियम है, डिस्प्रोसियम है, इनका टरबाइन मोटर्स जो पवन से बिजली बनती है उसमें भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये दुर्लभ धातु जो है ये बड़े उपयोगी हैं, इसीलिए इनका नाम दुर्लभ है कि भाई ऐसे आसानी से मिलते नहीं, और उपयोग है ही है। उपयोगी ना हो तो कोई चीज कितनी भी दुर्लभ हो, हमको क्या लेने देना, जो हमारे काम का है वही तो। 13 जनवरी तक किन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दिया है? अभी तक 4 राज्य ऐसे हैं, यहाँ पे 5 दिए हैं। कौन से राज्य हैं जिन्होंने 13 जनवरी तक का जो आंकड़ा है उसमें बहाल कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने अभी किया था, तब ये चर्चा में आया। और हिमाचल प्रदेश के साथ में ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और बिहार। क्या बिहार ने भी किया है? तो बिहार नहीं। 1, 2, 3, 4, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसने बहाल किया है। बिहार ने नहीं किया है। ये 4 राज्य हैं 13 जनवरी तक। उत्तर प्रदेश में भी मांग चल रही है, उसके बाद देखिए हो सकता है आगे न्यूज आए तो यूपी सरकार भी मान ले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैसे इतना आसान नहीं है। 75वां सेना दिवस समारोह बेंगलुरु में आयोजित किया गया।
पहली बार था जब यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किया गया है, नहीं तो दिल्ली के आसपास, दिल्ली में ही होता था। के एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। 75वां ये मनाया गया है, बेंगलुरु में मनाया गया है, बात सही है। पहली बार था जब ऐसा हुआ है, ये भी बात सही है। 74 अभी तक किए गए, ये दिल्ली उसके एनसीआर क्षेत्र में ही किए गए। और जो के एम करियप्पा थे, फ्रांसिस बुचर, अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, उनके बाद में नियुक्त होने वाले ये कमांडर इन चीफ थे। और भारतीय कमांडर इन चीफ के तौर पे ये पहले भारतीय थे, के एम करियप्पा। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। और आज के इस एपिसोड का हम अंतिम प्रश्न देखने जा रहे हैं। 2022 तक भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन है? दिसंबर 2022 तक के ये आंकड़े हैं और उसमें यूएसए जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, सेकंड पे चाइना का और थर्ड पे यूएई का नंबर आता है। 2022 में चीन के साथ भारत का जो व्यापार घटा है, पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया, पहली बार ऐसा हुआ है 2022 लास्ट में। चाइना के साथ भारत का जो व्यापार है वो आयात भारत ज़्यादा करता है, निर्यात लगातार घटता ही जा रहा है। आसियान देखा जाए तो चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ग्रुपों में फिर सेकंड नंबर पे जो संघ हैं उनमें देखा जाए तो यूरोपीय संघ का सेकंड स्थान है और फिर देश के तौर पे या थर्ड नंबर पे यूएसए आता है। यूएसए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसके बाद चीन और यूएई का स्थान आता है। प्रश्न आपसे नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। थर्ड एपिसोड तीसरे वीक में 21-22 तारीख के बाद में हम जारी करेंगे, उसको आप अवश्य देखें। जैसे पूरे महीने का कंप्लीट होगा एक कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, कंप्लीट महीने का आपको एक मैगजीन भी मिलेगी और इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं पीसीएस, आरओ और वीओ की तैयारी आप अच्छे से करें, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो उसका जीएस सही से पढ़ें, तो इस बैच से जुड़ने के लिए हमको 6307281212 7408281211 इन नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये अगर आप डिटेल मंगाते हैं तो इसमें आप यहाँ पे क्लिक करके इन लिंक्स पे आप जान सकते हैं हमारे डेमो क्लास के बारे में, हमारी स्ट्रेटजी के बारे में, हमारे ऐप को डाउनलोड कैसे करें। ये पूरी एक पीडीएफ फॉर्म में ये चीज़ें आपके पास भेज दी जाएंगी, आप उसको देख के क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।